खाद कैसे बनाते हैं। तो पहला जो हमारा सेशन था उसमें खाद के सिद्धांत थे। तो खाद बनाने की आवश्यकता, खाद की परिभाषा और खाद के बनाने के सिद्धांत। वो सिद्धांत जो है वो एक तरह से वो आपका जो है ना वो बेसिक है, वो ज़रूरी है। अगर किसी भाई ने वो पहले सेशन नहीं देखा है तो वो रिकॉर्डेड है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बिना फिर आगे के सेशन में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मेरा जो हमेशा से दृष्टिकोण विज्ञान का और इंजीनियरिंग का रहता है। तो जो इसलिए उसके लॉजिक समझना, साइंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके फ़ायदे ये होते हैं कि वो अगर साइंस समझ में आ गई आपको, तो फिर आप को किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। फिर आपके पास जो जैसा भी कचरा है, जो वेस्ट मटीरियल है, जैसा भी साधन है, उससे आप बना सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता है। बाहर से किसी से आपको कोई कॉपी नहीं करना पड़ता है। आप अपने तरीके से भी नए तरीके ईजाद कर सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी सीमाओं के हिसाब से, अपने साधनों के हिसाब से, अपनी कचरे की क्वालिटी के हिसाब से। तो इसलिए बार-बार मैं कहता हूँ कि साइंस समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने बताया था कि जो कचरा है वो 5 तत्वों से जो खाद है, खाद खाद को इसे खाद एक संस्कृत शब्द है, खाद का मतलब खाद्य होता है। यानी खाद जो है वो पौधों के लिए भोजन है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि खाद कितना पुराना शब्द होगा और खाद की जो मान्यता है, खाद का प्रचलन है, वो कितना पुराना होगा। बहुत पुराना है, प्राकृतिक खेती में, जैविक खेती में ये ज़रूरी होता है, सदियों से चला आ रहा है और अनुभव के आधार पे ये चला आ रहा है और फिर बाद में वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग करके, उसको सिद्ध करके, उसमें जो भी थोड़ी बहुत मॉडिफ़िकेशन करी है। तो इसलिए ये जो खाद है 5 तत्व से मिलके ही खाद बन सकती है। मैं थोड़ा जो नए सदस्य हैं उनको उनको बता देता हूँ, 1 मिनट का समय लगेगा कि 5 में से एक होता है कार्बन तत्व। ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे सूखा चारा, भूसा, पराली, सूखे पत्ते और नाइट्रोजन जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, जैसे हरी खाद, खरपतवार, गाय का गोबर, मूत्र, खाना और किचन वेस्ट और ऑक्सीजन जो हवा में मिलती है। आपने हवा में रखना है फाइनल कंपोस्ट को, खाद बनाने को, तो हवा अपने आप मिल जाती है। और नमी पानी से दी जाती है। अगर आपका गीला और सूखे कचरे का अनुपात सही होगा तो आपको ऊपर से पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पानी की कमी है, तो पानी की आवश्यकता होती है। नमी में ही जीवाणु, जो खाद बनाने वाले जीवाणु होते हैं, वो नमी में ही काम करते हैं। और 5वां जीवाणु, जो खाद बनाने वाले जीवाणु होते हैं, वही खाद बनाते हैं। तो हमें दिखाई नहीं देते हैं, कुछ ही दिखाई देते हैं, कुछ जानवर, छोटे जीव होते हैं, केंचुआ है वो दिखाई दे जाता है, लेकिन जो छोटे जीवाणु हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, हमारी नंगी आँख से दिखाई नहीं देते हैं, तो वो उसको बनाते हैं। तो उनको जो खाद बनाने वाले जीवाणु होते हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है साँस लेने के लिए, नमी की ज़रूरत पड़ती है और उनको भोजन के लिए कार्बन जो जैविक जो पदार्थ होता है, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन दोनों होते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो तभी खाद बनती है। तो आज की श्रृंखला में हम गाय के गोबर से खाद बनाने की बात करेंगे। देखिए, गाय हो चाहे भैंस हो, चाहे कोई भी जो चौपाया, शाकाहारी चौपाया जो पालतू पशु हमारा होता है, उन सब के गोबर से खाद बनती है। चाहे वो बकरी है, चाहे भेड़ है, चाहे ऊँट है, चाहे घोड़ा है और चाहे गाय है, चाहे बैल है, चाहे वो नंदी है। तो ये जो मांसाहारी पशु होते हैं, उनके मल से खाद नहीं बनती है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, इनसे इनसे नहीं बनती है। तो क्या होता है कि जो जब पशु भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में वो कार्बन वाले तत्व भी ग्रहण करते हैं, सूखा चारा वगैरह में और जो गीला होता है, हरा चारा, घास, वो भी ग्रहण करते हैं और जो हम उनको पका के देते हैं, जैसे दलिया है, भंटा है, बिनोले हैं, कुछ भी जो हम उन्हें उनको पका के देते हैं, उसको भी नाइट्रोजन युक्त होता है, तो वो खाते हैं। तो क्या होता है कि जो पशु होते हैं, जो खाना ये खाते हैं भोजन, तो उसमें से काफ़ी सारा जो तत्व होते हैं, वो अपनी उनकी आंतों के द्वारा सोख लिए जाते हैं
उनकी आंतों में भी छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो उस खाने को जो है ना वो पचाने लायक बनाते हैं, उनको उनके उनके ब्लड में घुलने लायक बनाते हैं। यूं सोचो कि उसको तरल बनाते हैं। और आपको पता है कि पशु भी जब खाना खाता है तो उसको जुगाली करके छोटा करता है। तो हम चारा देते हैं तो भी उसको कुतर के देते हैं, और उसके बावजूद भी जो पशु है वो जुगाली कर खाते टाइम भी उसको चबाता है, और खाने के बाद जो फ्री होता है तो भी अपना खाना पेट में से वापस निकाल के उसको चबा के और उसको वो छोटा करके खाता है। तो उसमें से जो काफी सारे पोषक तत्व वो ग्रहण कर लेता है अपने खुद के लिए, अपने शरीर के लिए। लेकिन बहुत सारा जो मटीरियल है, बहुत सारा जो चीज है वो मल के रूप में बाहर आ जाती है। लेकिन वो मल के रूप में जब बाहर आती है तो वो भी एक तरह से वेस्ट नहीं होता है, वो खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि उस मल के अंदर पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे होते हैं, और उसमें जैविक कार्बन भी होता है, और उसमें उसके पाचन तंत्र में, पाचन क्रिया में बनने वाले अनेकों एंजाइम और रस भी उसमें होते हैं, उसमें जीवाणु भी होते हैं। तो वो जो उनका मल है वो बहुत ही काम की चीज होता है, जिसे गोबर कहते हैं। अलग अलग पशु का जो मल होता है उसमें क्वालिटी अलग अलग होती है, उसमें तत्वों की मात्रा कम ज्यादा होती है। पशु की उम्र के हिसाब से भी उसकी क्वालिटी में फर्क पड़ता है। तो पशु देखिए, म्यूट कर लीजिए। और जो पशु जिस तरह का चारा खाता है उसके हिसाब से भी आप ये म्यूट कर लीजिए। कौन? भारत पारिक पारिक जी, आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज, या लोकेश जी आप म्यूट कर दें उनको। हाँ जी। तो अलग अलग, तो इसलिए ऐसा कोई मापदंड तो नहीं हो सकता है कि जी बिल्कुल हर एक पशु का जो चारा होगा उसमें भी फर्क होता है, इसलिए उसके मल में, उसके गोबर में भी क्वालिटी में फर्क होता है। लेकिन जो भी आपके पास में उपलब्ध होता है, अब जैसे देसी गाय है तो देसी गाय का, पशुओं में गाय का जो गोबर होता है उसमें जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। तो गुण के हिसाब से गाय का जो गोबर है वो ज्यादा गुणवत्ता वाला होता है, और गाय के अंदर भी जो देसी गाय होती है उनका जो मल मूत्र होता है उसमें भी जीवाणु की संख्या ज्यादा होती है, तो उसमें पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। तो जिसके पास देसी गाय है वो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी आपके पास में है, ऐसे हमें कोई ऐसे कट्टर लाइन नहीं अपनानी है कि जी हम तो देसी गाय होगी तो ही हम उसके गाय का गोबर का खाद बनाएंगे, हम तो भैंस का नहीं बनाएंगे, हम जर्सी गाय का नहीं बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन वो बेकार बिल्कुल भी नहीं होता है, वो काम आता ही आता है। तो ये जो गोबर होता है इसमें क्योंकि जैविक कार्बन होता है, तो ये और इसमें एंजाइम होते हैं, जीवाणु होते हैं, तो जब ये धरती में मिलता है, धरती के कणों में मिलता है, तो धरती के कण इससे लिपट जाते हैं, और उससे उसमें गैप आ जाता है, उसमें वर्ड्स आ जाते हैं। तो उस वर्ड्स में, उस गैप में हवा चली जाती है, और जो जीवाणुओं को सांस लेने के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए पौधे के लिए भी अच्छी होती है। और उसमें नमी भी रह जाती है, नमी आती भी है और नमी टिक के भी रहती है, उसमें पानी भी समा जाता है। तो इसलिए ये जैविक कार्बन के रूप में बहुत काम की चीज होती है। और ये जो है वो प्राकृतिक खेती है, जो खाद पशुओं के गोबर से खाद बनाने की जो चीज है वो बहुत पुरानी है, वो सदियों पुरानी है सब। तो जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जब हरित क्रांति आई थी, जब ये खाद वगैरह इतनी ज्यादा इस्तेमाल होने लगी रासायनिक, तो उससे पहले भी खेती होती थी, लोग भोजन करते थे और बड़ा आराम से रहते थे, खुशहाली थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो इसलिए होता था कि वो पशु रखते थे, और पशुपालन और खेती जो है वो एक दूसरे के पूरक है। किसान अगर पशु रखेगा तो वो उसके लिए बहुत फायदे की चीज है, वो बदले में उसे खाद देगा, और किसान के पास में जो भी फसल का अवशेष बच जाता है वो पशु के चारे के रूप में काम आता है। तो लेकिन अभी क्या हुआ कि एक तो खेती कम हो गई, किसानी कम हो गई,
और लोग किसानी के अलावा दूसरे जो ज़्यादा फायदे वाले धंधे हैं वो करने लग गए। जैसे कोई नौकरी करने लग गया, कोई बिजनेस करने लग गया। और जनसंख्या बढ़ने से भी ज़मीन तो उतनी रही लेकिन संख्या बढ़ गई, तो 4 भाई हैं तो 4 भाई में से उनके फादर खेती करते थे लेकिन उनके 4 बेटे हैं तो 4 बेटों में से 1 बेटा खेती करता है, 1 कोई बिजनेस करता है, 1 नौकरी करता है। तो इस तरह से ये कम होता गया। फिर क्या है कि इसमें जो कृषि यंत्र आ गए, ट्रैक्टर आ गए, दूसरी मशीनरी आ गई, उससे भी पशुओं की ज़रूरत कम होती गई, उनकी उपयोगिता कम होती गई। और पहले हम पशु को रखते थे तो दूध और घी के लिए और उसके लिए हम रखते थे। तो अब आजकल हम दूध जो है वो बाज़ार से लाने लग गए हैं। और पहले लोग गाँव में ज़्यादा रहते थे, आजकल शहरों में ज़्यादा रहने लग गए हैं। तो अनेकों कारणों से पशु पालन जो कम हो गया है, जब पशु की संख्या कम हो गई है, पशुपालन कम हो गया है, तो उसकी खाद बनाना भी कम हो गया है। और जो लोग पशु रखते हैं, वो भी दूध के लिए या उसके लिए रखते हैं, उसकी खाद का पूरा इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या हालत हो गई है कि जो लोग पशुपालन छोड़ रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं, उनके पास जो भी पशु थे उनको खुला छोड़ देते हैं। या जो मादा पशु को रख लेते हैं और नर पशु को छोड़ देते हैं। और जो दूध नहीं देने वाली जो बाछड़ी गाय हैं, उनको छोड़ देते हैं या वो उनको बेच देते हैं। तो कुछ भी कैसे भी तरीके से वो जो पशु है वो या तो बेचारे दर-दर के मारे घूमते हैं या भूखे-प्यासे खाने की तलाश में लाठियाँ खाते हैं। और जंगली जानवरों से, कुत्तों से वो अपने आप को वो निचवाते हैं। और एक्सीडेंट भी हो जाता है उनका, गाड़ियों के नीचे भी आते हैं, सड़क के किनारे जब वो बेचारे चलते हैं। तो और कुछ जो है वो बूचड़खाने वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। और कुछ जब हम पशुओं को बेचते हैं, तो बेचने वाले भी काफ़ी सारे पशु आखिर बूचड़खाने में चले जाते हैं। और वहाँ पे उनका जो है ना वो चाहे मांस निकालें, चाहे हड्डियाँ निकालें, चाहे उनका खून निकालें, चाहे जो भी तरीके से उनको वो अ अ इस्तेमाल करते हैं, तो वो पशु जो है ना वो बहुत पीड़ा में आता है, बहुत उसको वेदना होती है। और वो वेदना हम सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो वातावरण में रहती है, वो नेगेटिव एनर्जी के रूप में वातावरण में रहती है। और वो नुकसान करती है, वो हमें नुकसान करती है, हमारी पीढ़ी को नुकसान करती है, आने वाली हमारे मन को, हमारे हृदय को, शरीर को, सबको नुकसान करती है। तो ये गलत है, ये अन्याय है। मनुष्य होने के नाते हम लोगों ने इसको रोकना चाहिए। तो जो इसलिए जो गाय के गोबर से या पशुओं के गोबर से अगर हम खाद बनाते हैं, तो उनका एक तरह से सदुपयोग होता है। अब पशु जो कोई दूध भी नहीं देता सपोज़ करो, तो भी आप अगर हिसाब लगाएँगे तो जितना पशु चारा खाता है, जितनी वो देखभाल का खर्चा माँगता है, उससे ज़्यादा वैल्यू का आपको गोबर दे देता है, मूत्र दे देता है। तो कोई भी पशु जो है ना घाटे का सौदा नहीं होता है। ये हमारा स्वार्थ है, हमारी लालच है, हमारा आलस्य है जिसकी वजह से हम पशुओं को नहीं रख पाते हैं या पशुओं का गोबर को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अभी पिछले कुछ सालों से जैविक खेती का प्रचलन बढ़ा है। तो जैविक खेती का सिद्धांत है कि आपने उसमें रासायनिक खाद नहीं डालनी है। तो उसके लिए जो पशुओं की खाद है उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ी है। और इसलिए और गौशालाएँ भी खुली है, उससे भी पशुओं की हालाँकि सभी गौशालाओं में पशुओं की हालत अच्छी नहीं है। तो इसलिए थोड़ा-सा जो गाय के गोबर से कुछ खाद बनने लगी है। तो गाय के गोबर से दूसरी चीज़ें भी बनने लगी हैं, जैसे उसका ईंधन के रूप में उसका गो कास्ट बनने लग गया है, उसके उपले बनते हैं। लेकिन सारा हिसाब किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग है गोबर का, पशुओं के गोबर का, वो खाद के रूप में है। वो फ़ायदे का चीज़ है, उससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है, धरती माँ जो है वो उपजाऊ होती है। और उससे स्वास्थ्य भी हमारा इम्प्रूव होता है। तो सबसे जो अच्छा उपयोग है वो गोबर का वो खाद बनाने के रूप में है। आज के फैशनेबल ज़माने में हम भले ही बड़ी-बड़ी बातें करें हम गाय के गोबर से ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन वो उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पाता है, जितना गाय का गोबर तैयार होता है।
अगर गोबर की खाद नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, वो गोबर जो है ना वो पड़ा रहता है, वो सड़ता रहता है, बारिश में घुल के वो नदी में नाले में जाता रहता है, जमीन में जाता रहता है, मक्खी मच्छर उस पे बैठते हैं। और वो क्योंकि वो तरीके से नहीं रखा होता है तो उसकी खाद नहीं बनती है, उसकी बजाय उसमें से हानिकारक गैसें बनती है। तो इसलिए वो नुकसान ही पहुंचाता है अगर हम उसको उसकी खाद नहीं बनाएं तो। इसलिए खाद बनाना जो है वो बहुत ही अच्छा एक तरीका है। इससे जीवों की रक्षा भी होती है, गौ माता की रक्षा होती है, दूसरे पशुओं की रक्षा होती है, भूमि उपजाऊ बनती है, धरती माता में जीवन पैदा होता है, फसल जो है वो अच्छी पैदा होती है, जैविक खेती ज्यादा होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर्यावरण बहुत फायदे हैं इसके। तो ये करना चाहिए और पुराने ज़माने में, प्राचीन ज़माने में करते आए और इसलिए लेकिन हमें भी जो है ना इसको करना चाहिए। अब बात आती है कि जो गाय के गोबर से पहले भी खाद बनाते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे गाँव में वो खाद बनाते थे। भले ही उनको कोई तरीका, रिटर्न तरीका उनको ना हो, भले ही वो तरीके का नाम नहीं जानते हों, लेकिन वो बनाते थे। अब उसमें कई गलतियाँ भी रहती थी, कई कमियाँ भी रहती थी। लेकिन चूँकि उनको कोई इतनी कमी नहीं रहती थी, तो वो साल 2 साल भी लगते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था। जगह की उनके पास कमी नहीं होती थी। लेकिन जैसे-जैसे जीव विज्ञान ने प्रगति करी है, जैविक खेती ने प्रगति करी है, कृषि ने प्रगति करी है, तो इन चीज़ों पे भी पूरे खोज होके जो तरीके हैं वो साइंटिफिक होने लगे और ताकि उससे कम से कम समय में खाद बन जाए। आजकल ऐसे तरीके हैं जिनमें गाय के गोबर से 3 महीने में बहुत बढ़िया खाद बन जाती है। तो पूरे साल तक उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उसको हर दूसरी फसल में, तीसरी फसल में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए ये जो विधियाँ हैं, इनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। अब कई तरीके से गाय के गोबर का इस्तेमाल होता है खाद बनाने में। एक तरीका होता है वर्मी कंपोस्ट का, केंचुआ खाद का, जो मैंने पिछले सेशन में कवर किया था, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि उसको ठंडा कोल्ड विधि कहते हैं, मतलब ठंडी विधि इसलिए कहते हैं कि वो उसमें ज़्यादा हवा नहीं दी जाती है। तो वो ये असल में देखा जाए तो वो अ कंपोस्ट या खाद बनाने का तरीका नहीं है, वो उसको फर्मेंट करने का तरीका है, बट हम उसको खाद बनाने का ही कहते हैं। जैसे गड्ढे के अंदर हम क्या करते हैं, गड्ढा खोद के और गोबर को भर देते हैं, गोबर को दबा देते हैं और ऊपर से हम अच्छी तरह से मिट्टी से या गोबर से ढक के उसकी लिपाई कर देते हैं, यानी कि उसमें हवा नहीं जाती है। इसको ठंडी विधि कहा जाता है। उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो वो ठीक है, कुछ भी नहीं करने से तो वो ठीक है, बट उसमें बहुत, क्योंकि वो खाली एक नाइट्रोजन वाला तत्व ज़्यादा होता है, कार्बन का तत्व कम होता है, तो वो खाद बनने के बजाय वो एक तरह से सड़ता है और उसमें स्मेल भी आती है। जब आप वो बाहर निकालते हो तो बहुत, एक तो तेज़ बहुत होता है, एक स्मेल आती है। तो ये पुराना तरीका है, इसको कोल्ड ठंडी विधि कहा जाता है। दूसरा गर्म विधि होती है जिसको हॉट कंपोस्टिंग कहा जाता है। हॉट कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जब गाय के गोबर को दूसरे कचरे के साथ में मिला के हवा की मौजूदगी में जब उसको खाद बनाई जाती है, तो जीवाणुओं की प्रक्रिया से उसमें टेम्परेचर पैदा होता है, उसमें तापमान पैदा होता है, इसलिए उसको गर्म विधि कहा जाता है। वो तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। 55 डिग्री तो आम होता है, 70 डिग्री तक हो सकता है। अगर आप उसको ढंग से देखेंगे तो उसमें भाप उठती है, आप उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो ये विधि, हॉट कंपोस्टिंग वाली विधि, ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें अगर कोई दूसरा जीव, कोई हानिकारक जीव भी अगर घुस गया है तो वो हॉट कंपोस्टिंग जब गर्म खाद बनती है तो उसमें मर जाता है। तो वो नुकसान नहीं पहुँचाता है। फिर इसमें जो खरपतवार भी आप डाल सकते हो, तो खरपतवार के जो बीज हैं, वो बीज भी मर जाते हैं, तो वो बाद में आपकी खाद जब ज़मीन में डालते हो तो उगते नहीं है फिर। इसलिए हॉट कंपोस्टिंग का जो मेथड है ये जो है ना इसको अच्छा माना जाता है। इसमें देखिए अलग-अलग तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, कोई इंडोर तरीका है, कोई नाडेप तरीका है, और अलग-अलग तरीके हैं। मैं किसी एक तरीके के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, हालाँकि मैं जब देखता हूँ तो मुझे नाडेप तरीका, वो भी थोड़ा जो संशोधित है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सिद्धांत वही रहता है कि गाय का जो गोबर है, क्योंकि वो नाइट्रोजन युक्त ज़्यादा होता है,
तो अकेले उसको खाद बनाने से बेहतर है कि हम कचरा मिला के खाद बनाएं। अब कचरा क्योंकि आपको पता है कि फसल का कचरा है, पराली है, तूड़ी है, ये सब निकलती है और डंठल है, तो ये किसान क्या करते हैं, इसको जला देते हैं या फिर हवा में ये उड़ता रहता है। तो अगर हम कचरे को मिला के गाय के गोबर में खाद बनाएं तो ये बढ़िया रहता है। एक तो कचरे का ठिकाने लग जाता है, एक वो खाद की क्वांटिटी ज्यादा, खाद की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है, क्वालिटी उतनी ही रहती है जितनी गोबर से आप बनाते हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है और जो आपका कचरा है वो भी काम में आ जाता है। और आपको मालूम है कि आजकल इतने ज्यादा पशु लोग रखते नहीं हैं, पशु भी कम रखते हैं, तो अगर खाली गोबर से खाद बनाएंगे तो वो उनकी खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हमें कचरे को मिला के हमें खाद बनानी चाहिए। अब जो साधारण तरीके की हम बात करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे कैसे गाँव में करते हैं। गाँव में क्या करते हैं, जो भी गाय का गोबर होता है या गौशालों में भी ऐसे ही करते हैं, गाय का गोबर रोज का रोज जो जितना निकलता है उसको वो टोकरी में तसले से उसको रूढ़ी पे डालते रहते हैं। इसको कुर्डी भी कहते हैं, कोई कुछ अलग-अलग भाषा में उसके अलग-अलग नाम होते हैं। तो उस ढेर में वो डालते रहते हैं। अब उनको उसकी साइंस लॉजिक तो पता नहीं होती है कि इसमें क्या-क्या चाहिए और क्या हमें करना चाहिए, तो वो बेचारे जो गोबर निकलता है उसको डालते रहते हैं। फिर कुछ जो लोग पशुओं के नीचे बिछोने के रूप में गाय जो भूसा होता है, जो फसल अवशेष होता है, वो बिछाते हैं ताकि जो पशु है वो थोड़ी अच्छी साफ-सुथरी कंडीशन में रहे। और बाद में फिर वो क्या करते हैं, वो कचरे को उस गोबर के साथ में ही वो उसमें रूढ़ी में डाल देते हैं। तो उसमें गोबर भी लगा होता है, उसमें मूत्र होता है पशुओं का, वो भी उसमें अवशोषित होता है। तो वो कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं कि जी ये अच्छा खाद बनेगी। उनको उसकी साइंस में पता नहीं होती, लेकिन वो उसको ठिकाने लगाने के लिए कि चलो ठीक है, अभी हमने तो गाय के नीचे बिछाया था, अब उसको हम क्या करेंगे, तो उसको भी रूढ़ी में डाल देते हैं। लेकिन अनजाने में भी वो अच्छा काम करते हैं, वो बट इसलिए करते हैं कि वो एक तरह से नाइट्रोजन युक्त मटीरियल के अंदर कार्बन युक्त मटीरियल के अंदर नाइट्रोजन युक्त मटीरियल के अंदर कार्बन युक्त मटीरियल भी डाल देते हैं। जैसे मैंने सिद्धांतों में बताया था कि गाय के गोबर और मूत्र में नाइट्रोजन ज्यादा होती है, इसलिए उसको नाइट्रोजन युक्त मटीरियल कहा जाता है। और भूसे में, सूखी भूसे में, फसल अवशेष में कार्बन तत्व ज्यादा होता है, इसलिए उसको कार्बन युक्त कहा जाता है। लेकिन इस विधि से वो क्या करते हैं, दोनों को डालते हैं तो वो बढ़िया खाद बनती है, अच्छी खाद बनती है। लेकिन उसमें वो थोड़ी एक गलती कर जाते हैं, एक गलती ये कर जाते हैं कि जो एक तीसरा तत्व होता है ऑक्सीजन का, उसका वो ज्यादा ध्यान नहीं रखते हैं। वो एक बार डाल दिया उसको, ना तो पलटी मारते हैं, ना उसको मिलाते हैं। और चौथा तत्व जो होता है, जो नमी का, पानी का, उसका भी वो ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ नमी गाय के गोबर से आ जाती है, लेकिन पूरी जितनी चाहिए होती है उतनी नमी आ नहीं पाती है। तो और जीवाणु भी वो बाहर से कोई नहीं डालते हैं, और जो जीवाणु गाय के गोबर में होते हैं, वही जीवाणु, या जो वातावरण से जीवाणु में आते हैं, वही जीवाणु उसमें काम करते हैं। तो इसी विधि को अगर हम जो सिद्धांत है कंपोस्ट के, उसके आधार पे अगर हम दूसरी कोई विधि को नहीं अपनाना चाहते हैं, इसी को ही हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इसमें सुधार करके बड़ा आसानी से कर सकते हैं। उसमें कैसे कर सकते हैं कि जैसे हमने देखा था कि जो 1:3 का रेशो मैंने बताया था आपको, वो किचन अवशेष वाले में था, क्योंकि किचन वाले अवशेष में नाइट्रोजन ज्यादा पाई जाती है। तो इधर जो गाय के गोबर से जो बनाया जाता है वो 1:2 का रेशो होता है कि गाय का गोबर अगर एक भाग है तो भूसा 2 भाग। तो इसमें वो एक सुधार ये कर सकते हैं कि जितना गाय के पशुओं के नीचे का बिछोना होता है उसको बिछाते हैं, अच्छी बात है, बट वो क्वांटिटी कम होती है, तो उनको क्या करना चाहिए कि जो भी वो फालतू का फसल अवशेष है, पेड़ों के नीचे के पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, उसको भी वो टाइम टू टाइम उसमें रूढ़ी में डालते रहना चाहिए। तो इससे सुधार आ जाएगा, कार्बन तत्व जो है उसकी मात्रा सही हो जाएगी, रेशियो सही हो जाएगा। फिर क्या आपने देखा होगा कि जो रूढ़ी होती है उसके ऊपर का जो गोबर होता है वो तो बिल्कुल सूख जाता है, उसके उपले बन जाते हैं।
और जो नीचे होता है वो बहुत गीला रहता है। तो ये भी सही नहीं है। एक मॉइस्चर जो नमी होनी चाहिए वो उसमें पूरी नहीं मिल पाती। उसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा रहती है, नीचे पानी ज्यादा होने से, गीला जाना होने से ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती है। तो ऑक्सीजन का तत्व उनको पूरा नहीं मिल पाता है और उनको जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो भी पूरी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए एक सुधार इसमें किया जा सकता है कि उसको जब भी अभी कभी आपको टाइम मिले या एक पूरी जब परत आपकी डाल देते हो तो उसके बाद आप उसमें पानी का छींटा मार दें। ये पानी तालाब का पानी हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, आपकी किचन में से निकला हुआ पानी हो सकता है। अगर आप रासायनिक साबुन और डिटर्जेंट प्रयोग नहीं करते हो, आप जैविक और बायो एंजाइम वाले अगर इस्तेमाल करते हो, तो जो बाथरूम का पानी है वो भी आप उसमें आप डाल सकते हो। और तो नाले का पानी डाल सकते हो, ठहरा हुआ पानी डाल सकते हो। जो भी पानी आपको लगता है कि गंदा पानी है, बारिश का पानी, रुका हुआ पानी, उसमें आप डाल सकते हो। जो भी फालतू पानी आपके पास होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पीने वाले पानी ही उसमें आप डालें। अगर पीने वाला पानी उपलब्ध है, ज्यादा है, आप उसमें डाल सकते हैं। ट्यूबवेल का पानी डाल सकते हैं, उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं। तो उसको आप छींटा मारते रहें, गीला करते रहें उसको, मतलब आप कभी भी ऊपर से उसको सूखने नहीं। तो और जब और फिर ये इंतजार नहीं करें कि वो आपका पूरा साल हो जाएगा, उसके बाद हम उसको निकाल के उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप बीच में जब भी कभी कृषि कार्य से आपका फुर्सत हो, तो आप उसको कट लगा के उसको पलटी कर दें, उसको ओवरटर्न कर दें, उसकी अदला-बदली कर दें। तो उससे क्या होगा कि वो नमी भी सही रहेगी और जो नाइट्रोजन युक्त मटीरियल है, वो कार्बन युक्त मटीरियल है, वो मिक्स भी हो जाएगा। अगर उसको महीने में एक बार आप उसको कर देते हो तो भी वो जो खाद जो साल में एक बनती है, वो खाद आपकी 4 महीने में, 5 महीने में आराम से बन जाएगी। यानी कि हर एक फसल में आपके पास खाद बनी हुई तैयार मिलेगी। एक सुधार इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमने देखा है कि बाहर रूढ़ी ऐसी पड़ी रहती है तो वो उसका कचरा बिखरता रहता है और जैसे बारिश आती है तो उसमें से पानी निकल के बाहर गलियों में जाता रहता है। वो आपके तालाब में भी जा सकता है, नदी में भी जा सकता है। तो इसके लिए वो जो रूढ़ी आप शुरू करते हो, या तो उसको ज़मीन में 1 फुट गहरा गड्ढा करके करें और गहराई खोदना नहीं चाहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके चारों तरफ आप 1 ईंट का, 1-2 ईंटों का रद्दा ऐसे लगा दें। तो उससे क्या होगा कि वो एक तो बिखरेगा नहीं और एक उसमें से पानी वगैरह, नमी वगैरह भी बाहर नहीं जाएगी, उसमें पानी सूखेगा नहीं। तो ये सुधार करके भी हम इसको, जो हमारे हम इतने सालों से इतने पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए हैं, उसको हम भी चालू रख सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं। फिर एक सुधार ये करना चाहिए कि हम बहुत ऊंचा ढेर लगा देते हैं कि वो कई बार तो बड़ा मुश्किल से हमारे हाथों से ऊंचा करके ऐसे डालते हैं, तो 6 फुट 7 फुट तक भी हम उसकी हाइट कर देते हैं। इतनी हाइट हमें नहीं करनी चाहिए, हमें 5-6 फुट से ज्यादा हाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हाइट ज्यादा होगी, नीचे के वेस्ट को, कचरे को, गोबर को हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो पूरा खाद नहीं बन पाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि हम 5-6 फुट, और वो 5-6 फुट बड़ा आसानी से आपकी हाइट का होता है। कोई भी मीडियम हाइट की लेडी है या जेंट है, वो भी उसमें आराम से गोबर डाल सकता है। और जब 5-6 फुट का आपका वो ढेर लग जाए, और उस कोशिश करें कि वो ढेर जो है वो बहुत बड़ा, लंबाई चौड़ाई में बड़ा ना हो, लंबाई कितना भी बड़ा हो लेकिन चौड़ाई में बड़ा ना हो, वो पट्टी की तरह, रो की तरह हम उसको डालें। चाहे हमें एक रो भरने के बाद में दूसरी रो बनानी पड़ जाए, तो उससे क्या फायदा होता है कि चौड़ाई कम होने से बाहर से, दोनों साइड से, ऊपर से उसको हवा मिल जाती है। तो हवा मिलने से, ऑक्सीजन मिलने से उसकी खाद अच्छी बनती है और जल्दी बनती है। तो ये सुधार हम उसमें कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि जो प्रचलित, जो यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में, या जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, या जो जो उन्नत किसान होते हैं, उनकी विधियों की बात करें तो मुझे जो नाडेप जो विधि है वो ज्यादा बढ़िया है। वो नाडेप इसको क्यों कहते हैं कि वो किसान, महाराष्ट्र का एक किसान था, अ, अ, उसके नाम के अक्षरों से मिलके ये बना हुआ, शायद नरेंद्र दास पांडेकर,
और पांडे, ऐसे ऐसे नाम का उसका शॉर्ट है, मैंने नोट किया हुआ है। मैं आपको पूरा उसको बताता हूँ कि नाडेप को ये नाडेप क्यों कहते हैं। हाँ जी, इसका नाम था नारायण देव राय पांडरी। तो ये इनके अक्षरों को नारायण का NA ले लिया और देव का उन्होंने DE लिया और पांडरी का P ले लिया, तो ऐसे ये इसका नाम नाडेप पड़ गया, NADEP। तो ये नाडेप विधि जो है काफी प्रसिद्ध है, काफी पॉपुलर है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से इसमें बाद में थोड़ा संशोधन भी हुआ है। तो पहले मैं नाडेप विधि को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये नाडेप विधि क्या होती है। ये नाडेप विधि एक्चुअली वहां पे ज्यादा कामगार है जहाँ पे पशुओं का गोबर कम होता है और फसल का जो अवशेष है वो ज्यादा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, 12x5 का गड्ढा, मतलब एक प्लेटफार्म बनाते हैं, टैंक जैसा बनाते हैं और उसकी हाइट 3 फुट की रखते हैं। तो यानी कि इसको तीनों को गुणा करेंगे तो 180 घन फुट बनता है। घन फुट आपको मालूम ही है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब गुणा करते हो तो घन फुट बन जाता है। तो इसका साइज 12x5, 12×5 = 60 और ×3 180, या 10x6 × 3 यानी 10 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा, 10 का 60 हो गया और ×3 180 हो गया। तो 180 घन फुट का एक टैंक होता है, टैंका होता है, एक प्लेटफार्म होता है, इसको नाडेप टैंक कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, इसको ईंटों से बनाते हैं। इसको ईंटों से बनाते हैं, उसको आप मसाले में भी ईंटों को लगा सकते हो, कच्ची मिट्टी में गोबर में भी लगा सकते हो, लेकिन नीचे की ईंटें रद्दा 2 रद्दे और ऊपर के 2 रद्दे सीमेंट से मसाले से लगाएंगे तो मजबूत रहेगा, टूटेगा नहीं। फिर इसमें क्या करते हैं कि वो हर एक रद्दे में या तो हर तीसरे रद्दे में पूरी ईंट छोड़ के, एक ईंट लगाओ एक ईंट छोड़ो, एक ईंट लगाओ एक ईंट छोड़ो, ऐसे करके उसमें 6 छोड़ देते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप हर एक रद्दे में आप आधी ईंट का जगह छोड़ते जाए, 6-6 इंच का आप छेद करते जाए। मतलब जब ईंटों की चुनाई करेंगे तो आप उसमें गैप देते जाए। तो ये गैप वही उसी प्रिंसिपल को आप हमेशा अगर दिमाग में रखेंगे तो आपको हर एक विधि समझ में आएगी कि ये क्यों हो रहा है, ये छेद क्यों छोड़े जाते हैं उसमें, कि उसमें ताकि हवा लगे, ऑक्सीजन आए, क्योंकि जीवाणुओं को खाद बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसको ये क्या करते हैं, 3 फीट हाइट का ऐसे ईंटों से बना देते हैं चारों तरफ। 12 फीट बाई 6 आपका आपका 10 फीट बाई 6 फीट और 3 फुट हाइट का, या आपकी सुविधा के हिसाब से 10 फीट 6 फीट और 3 फीट हाइट का ईंटों का बना देते हैं बाहर की, क्योंकि उसका लोड होता है। तो 9 इंच चौड़ी पूरी पूरी चौड़ाई की ईंट का चुनाई से आप इसको करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और इसको ऐसे बना देते हैं और इसके ऊपर छप्पर जैसा बना देते हैं या इसके ऊपर शेड बना देते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट की बनाई जाती है। और वो नहीं बनाना है तो उसके ऊपर पराली वगैरह से ढक दिया जाता है। तो इसमें फिर, और ये विधि मैं दोबारा से आपको कहना चाहूंगा कि वहां ज्यादा कामयाब है जहां पे फसल का अवशेष ज्यादा होता है और गाय का गोबर कम होता है, क्योंकि इसमें गाय का गोबर बहुत ही कम लगता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो टैंक आपने बना दिया, उस टैंक में गाय के गोबर से लिपाई कर दी जाती है एक तरह से। तो लिपाई क्यों की जाती है, गाय के गोबर में थोड़ी सी जो मिट्टी होती है, मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, वो मिट्टी किसी पुराने पेड़ के नीचे से हो तो ज्यादा बढ़िया होती है, चाहे पीपल का पेड़, बरगद का, नीम का पेड़, क्योंकि वहां पे जीवाणुओं की संख्या ज्यादा पाई जाती है। या फिर वो वाली खेत की मिट्टी जहाँ पे जैविक खाद से आप पैदा करते आ रही हैं, तो वो मिट्टी गोबर में मिला के उसमें लिपाई सी कर देते हैं। ऐसी कोई पक्की लिपाई की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा उसमें घोल उसका छिड़क देते हैं ताकि वो जीवाणु उसमें पहले से ही चिपक जाए। तो ऐसा घोल का उसमें स्प्रे करके फिर नीचे 6 इंच मोटी भूसा, जो आपका भूसा होता है, उसकी लेयर वो बिछा देते हैं। भूसे की लेयर बिछा के फिर क्या करते हैं, 4 किलो गोबर लेते हैं, उसको 100 लीटर पानी में घोल लेते हैं।
और आपके पास अगर मूत्र है गाय का तो वो भी उसमें मिला सकते हैं, उससे पानी की क्वांटिटी आप कम कर सकते हो, गोबर की क्वांटिटी भी उससे थोड़ी कम कर सकते हो। तो 4 किलो 100 किलो पानी में घोल के और उसको पूरे जो भूसा आपने बिछाया है 6 इंच का, उसको तर कर देते हैं, उसको छिड़क के उसके ऊपर पूरा तर कर देते हैं। ऐसा करके फिर उसके ऊपर आप एक मिट्टी की लेयर आप लगा दीजिए। 50 किलो मिट्टी लेके उसकी आधा इंच 1 इंच मोटी परत उसमें बनेगी, अ, वो आप उसके ऊपर डाल 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 देते हो। फिर अ, अगली लेयर, फिर ऐसे ऐसे करके लेयर बाय लेयर करते रहते हैं आप। यानी कि पहले आपने भूसा डाला 6 इंच का, फिर उसमें गाय का गोबर पानी में मिला हुआ उसमें आपने छिड़काव कर दिया और उसको तर कर दिया और फिर उसके ऊपर मिट्टी की परत जमा दी। ऐसे करते रहते हैं। करते करते जो 3 फुट तो आपका टैंक की हाइट थी, हमने जो बाहर की दीवार थी वो 3 फुट की थी। अब उसके 1.5 फुट और ऊपर ऐसे गोलाई में ऐसे ऐसे रैंप जैसा बना के, ऐसे टोम जैसा, गुंबद जैसा बना के, पिरामिड जैसा भी बना सकते हो, उसमें इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी से पूरी लिपाई कर देते हैं ऊपर, ताकि ऊपर से वो बिल्कुल ऐसे डिस्टर्ब भी ना हो और उसमें कोई बारिश वगैरह भी नहीं जाए। ऐसे करके उसको फिर छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं तो वो 3 महीने में 3 महीने में खाद बन जाती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि 1 महीने के बाद में भी जब आप देखते हैं तो वो जो उसमें जो भी आपने कचरा डाला था वो नीचे बैठ जाता है। वो बैठता क्यों है कि जब खाद बनती है तो उसको उसके टुकड़े-टुकड़े होते हैं, जीवाणु जब उसको खाते हैं, तो उसका चूरा करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, उसमें एयर गैप जो है वो भी कम हो जाता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। जब बैठ जाता है तो उसको बैठे हुए को फिर ऊपर से आप उसी हिसाब से उसी परतों से उसको आप फिर भर दो। फिर भर के वही उसकी हाइट के ऊपर से 1.5 फुट ऊपर तक उसको भर के, यानी कि टोटल हाइट आपकी 4.5 फुट हो जाए, उसको छोड़ देते हैं। जब उसको छोड़ देते हैं तो शुरू के जब आपने शुरू किया था उसके 3 महीने के बाद में वो खाद तैयार हो जाती है और उसको निकाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उसको 90 दिन से 15-20 दिन, खाद बनने से 15-20 दिन पहले उसमें छेद करके, उसमें रॉड से छेद करके उसमें जो ये आजकल जीवाणु आते हैं, जो माइकोराजा है, जो अजिटोबैक्टर है, पीबीएस है, अलग-अलग जीवाणु अलग-अलग चीज़ों के लिए आते हैं। तो वो आप अगर डालना चाहें तो पानी में घोल के वो उसमें छेद में आप डाल सकते हैं। तो आपकी जो खाद है उसमें भी जीवाणु हो जाएँगे और तो फिर ये 3 महीने के बाद में जो खाद आप उसको निकाल लेते हैं, निकाल के और आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये एक विधि है, इसको नाटक विधि कहा जाता है। इसमें लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आई, ये बहुत विधि थी, बहुत अच्छी चली, लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें हमारी साइड में, नॉर्थ इंडिया साइड में क्या होता है, पशुओं का गोबर ज़्यादा होता है और कचरा कम होता है। तो फिर ये और एक दूसरी इसमें सीमा नाडेप में ये थी कि नाडेप का ये रूल था कि जो आप उस एक टैंक को भरते हो, तो आपको 48 घंटे में उसको पूरा भरना है। ये नहीं कि आप रोज़ डालते जा रहे हो, फिर डालते जा रहे हो, उसको महीने लग के भरने में। नहीं, उसका रूल ये था कि आप 48 घंटे के अंदर आपने उसको भरना है। तो कइयों के पास में जब इतना कचरा, गोबर नहीं होता था, तब वो भी उसको छोटा भी बनाते थे, उसको कम साइज का बनाते थे, लेकिन वो कम साइज का इतना इफेक्टिव नहीं रहता था। तो फिर आईआईटी दिल्ली में इस पे शोध किया गया। बहुत सारे किसानों ने अपनी ये बताई कि साहब ऐसा कैसे, हमारे पास तो गोबर बहुत है, इस विधि से तो हमारे पास में गोबर तो हमारा खत्म भी नहीं हो रहा है और हमारे पास भूसा इतना है नहीं, तो हम क्या करें? तो आईआईटी दिल्ली ने इस जो नाडेप विधि थी, इसका उन्होंने संशोधन किया। संशोधन में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये पता लगाया उसको ट्रायल करके कि भी उसमें अगर आप आधा आधा गाय का गोबर डालें, तो 50% गाय का गोबर आप डालें और 20% आपका भूसा डालें और उसमें आपकी जो चूल्हे की राख है वो भी आप डाल सकते हो और 30% जो मिट्टी है वो डालें, तो भी ये अच्छी खाद बन जाती है, बहुत बढ़िया खाद बन जाती है। और उस केस में आपको इसको 48 घंटे में भरने की कंडीशन नहीं है, आप उसको 4-5 दिन में, 1 हफ्ते में उसको भर सकते हो।
तो ये उसको इम्प्रूव किया IIT दिल्ली ने, और फिर ये लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको वही वही है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आपको लगता है कि आपके पास में गाय का गोबर ज़्यादा है और आपके पास में भूसा कम है, तो आप उसको ये वाला विधि से आप डाल सकते हो। आपको लगता है कि नहीं साहब हमारे पास तो मिट्टी का झंझट कौन करे, खेत से मिट्टी लाएं हम उसमें डालें, तो उस मिट्टी के बदले में उतना पोर्शन आप अपने भूसे का बढ़ा सकते हो। गाय का गोबर तो 50% से ज्यादा आपको नहीं करना है, लेकिन बाकी जो 50% है वो भूसा कर सकते हो। तो अब राख की जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि राख को जरूरी खरीद के आपने डालनी है। आपके पास में राख बची हुई है, चूल्हे की राख, हवन की राख, अ, अ, तो शमशान घाट की राख भी बहुत बढ़िया है, राख भी बहुत बढ़िया है। तो वो उसमें आप डालें तो उसमें एक तो जमीन की जो अम्लता होती है मिट्टी की वो कम होती है, और उससे बहुत सारे जो कीट होते हैं, मिट्टी के जो कीट होते हैं, जो स्नेल होते हैं, जो स्लग होते हैं, वो उनका प्रकोप नहीं रहता है। वो इसलिए वो राख उसमें मिलाई जाती है, और आप राख का इस्तेमाल भी आप कर लेते हो। राख नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने कोई खरीद के राख राख नहीं डालनी है, आप फिर उसके बदले में भूसा डाल दें। भूसा कम है तो आप खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वो उसमें डाल दें, तो ऐसे करके आपकी खाद तैयार हो जाती है। अगर आपको लगे कि नहीं साहब हमारे पास तो जो है वो इतना गोबर नहीं है कि हम 50% गोबर डालें, तो फिर जो मेरे वाला जो तरीका है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि 1 भाग गोबर और 2 भाग भूसा। उससे भी आपकी बहुत बढ़िया खाद खाद बन जाएगी कि उस 2 भाग भूसे का मतलब, अगर आपने मान लो 4 इंच की परत अगर आपने बिछा दी है भूसे की, तो उसके ऊपर 2 इंच की परत आप गोबर की बिछा दो। फिर उसके ऊपर 4 इंच की परत आपने भूसे की बिछा दी, फिर उसके ऊपर 2 इंच की परत गोबर की बिछा दो। आपके पास गोबर गाय का मूत्र है तो वो भी उसमें छिड़क दो। तो ऐसे करके ये 1:1 से लेके, और जो नाटक विधि थी उसमें तो 1 गुना पता नहीं 20 भाग आपका हो जाता था, 25 भाग तक हो जाता था। उसमें क्या होता था कि जो भूसा डालते थे वो 100 किलो होता था, गोबर होता था वो 4 किलो होता था। तो 1:25 हो गया, यानी कि 25 भाग भूसा हो गया। तो इसलिए ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं है, 1:1 से लेके 1:2, 1:3, 1:4, जैसा आपके पास में कचरा है उस हिसाब से आप बना सकते हो, और ये खाद आपकी तैयार हो जाती है। और ये खाद के बड़े फायदे हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो इस तरह से ये खाद तैयार होती है। इसमें कोई अगर चीज छूट गई हो तो मैं आपको मेरे नोट्स में से एक बार देख लेता हूँ। कोई इम्पोर्टेंट आइटम अगर छूट गया तो मैं आपको वो बता सकता हूँ कि हमने गाय के गोबर का हमने सारा एक एक चीज का ध्यान रखें कि कई लोग कहते हैं जी कि भी गाय के गोबर की खाद बनाने की क्या जरूरत है, हम तो कच्चा ही डाल देंगे, हमने तो और कुछ लोग करते भी हैं, वो जैसे खेत में जाते हैं रोज चारा लाने के लिए, जो गाय का गोबर होता है वो अपना इकट्ठा ले जाते हैं, और उसको एक साथ रोज रोज का नहीं डालते हैं, तो उसको महीने के बाद डाल देते हैं, लेकिन वो उसको इंतजार नहीं करते हैं कि वो उसको कंपोस्ट होने का। वो एक गलत तरीका है। खाद का, गाय के गोबर का तभी फायदा है जब वो पूरी खाद बना के डाली जाए। अगर उसको कच्चा डालेंगे तो वो नुकसान करता है। जैसे मैंने सिद्धांतों के तौर पे बताया था कि अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो खाद बनाने के लिए तो नाइट्रोजन चाहिए चाहिए, भगवान और धरती उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके देगा। तो वो क्या करते हैं, वो जमीन की जो नाइट्रोजन होती है उसको सोख लेता है, तो जमीन में नाइट्रोजन कम हो जाती है। अगर उसमें कार्बन की कमी है तो खाद तो बनी बनी है, ये तो प्रकृति का नियम है। आप डाल दोगे, उसमें कार्बन की कमी है तो जो जमीन का कार्बन है, जो जैविक कार्बन है, वो लेके और वो बनाएगी फिर। तो और वो उसमें जो है ना, वो अगर ज्यादा कार्बन होगा, कच्चा आप गोबर उसमें डालेंगे तो उसमें दीमक लगने के भी चांस रहते हैं, अमोनिया के ज्यादा होने के चांस भी रहते हैं, आपकी फसल जल भी सकती है। तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये जिद करने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब गोबर तो हम खाद बनाने की क्या जरूरत है, नहीं, बिल्कुल जरूरत है। अगर आपने, अब जैसे खाना होता है, मैं आपको कहूँ कि आप खाना पका के क्यों खाते हो, आप तो कच्चा आटा ही क्यों नहीं खा जाते, आप आटे की कच्ची रोटियां ही क्यों नहीं खा जाते, आप गेहूं ही चबा के क्यों नहीं खा जाते।
तो फर्क पड़ता है, इसमें और उसमें फर्क पड़ता है। तो यही फर्क यहाँ भी ऐसे ही उदाहरण के तौर पे फर्क पड़ता है कि जो खाद है वो पका के ही, तैयार करके ही डालना चाहिए, तभी उसका ज्यादा फायदा है, तब उसके गुण बढ़ जाते हैं, उसमें जीवाणु बढ़ जाते हैं, उसके नुकसान करने वाली चीजें कम हो जाती हैं। तो इसलिए कच्चा गोबर जो है वो कभी भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो गया। और उसके बाद में इसमें मिट्टी को ये अच्छी बना देता है। हाँ, खेती में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जैविक खाद का, जैविक कार्बन का एक फायदा ये है कि अगर आप अपने खेत में डालते हो, मिट्टी में डालते हो, में डालते हो, तो आपको सिंचाई के पानी की कम जरूरत पड़ती है। वो कम जरूरत क्यों पड़ती है? एक तो पानी वेस्ट नहीं जाता है, और एक पानी बेकार में उड़ता नहीं है। वो जो जो जैविक कार्बन होता है, उस कार्बन उस पानी को पकड़ के रखता है। अभी आप सिंचाई हफ्ते में एक बार कर रहे हो, अगर आप उसमें जैविक कार्बन को पूरा कर देंगे तो आपको 2 हफ्ते में एक बार सिंचाई की जरूरत पड़ेगी। आपको गहरी आप जुताई कर रहे हो, सरफेस वाटरिंग आप कर रहे हो, वो आपको सिर्फ फुहारा विधि से भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? कि उसमें जो ऊपर की सरफेस में जो थोड़ी बहुत सूखती है, वो आप दोबारा शुरू गीला कर देते हो, नीचे वो फिर भी गीला रहता है। पौधों को पानी की जरूरत नहीं होती है, पौधों को वाष्प की जरूरत होती है, पौधों को नमी की जरूरत होती है। ये सिद्धांत आपको प्राकृतिक खेती में मैं बताऊंगा, दोबारा इसका सेशन आएगा। तो ये इसके बड़े फायदे हैं। उसके बाद में रासायनिक उर्वरकों का तो बहुत नुकसान है, ये बता ही दिया था आपको कि हमें रासायनिक उर्वरक नहीं करना चाहिए। पशुओं का मैंने बता दिया कि क्या उनकी आजकल हालत है। हम कितनी भी गौ माता की बातें करें, लेकिन अगर हम गौ माता को ऐसे छोड़ देंगे सिर्फ अपने लालच में कि उसने दूध में देना बंद कर दिया, या नंदी को छोड़ देंगे क्योंकि हमें बैल की जरूरत नहीं है, तो हमारी जितनी भी गौ माता की गौ सेवा की जो बातें हैं वो सब ऐसे बनावटी नकली बात। और उसके बाद में ये हो गया। नाडेप का मैंने आपको बता दिया। एक कोई इंदौर विधि भी होती है, वो भी कच्चा, वो भी ठंडी विधि होती है, खड्डा करके उसमें डाल देते हैं और फिर उसको निकाल लेते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसा, कई लोग उसको गड्ढे में डाल के, इवन गोबर गीला होता है फिर भी उसको पानी से भर देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने सुना सुनाया होता है। और अब कभी तो खाद उसकी बनती है, साल के बाद बनती है, तो बट वो जरूरत नहीं होती है। सिद्धांतों के हिसाब से उसमें आपको इतनी नमी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और खाली गोबर डालने की जरूरत नहीं है, गड्ढे में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम लगती है। तो उसके बाद में आपका गाइडेंस का आ गया, और IIT वाला मैंने आपको बता दिया, और मेरे ख्याल में काफी कुछ कवर हो गए। तो इसमें अगर किसी के किसी के अगर मान लो अब नाडा विधि में IIT दिल्ली वाला जो एक, तो उसमें एक सुधार उन्होंने और किया कि अगर आपके पास में पहले से ही दीवार बनी हुई है, सपोज करो 2 तरफ दीवारें बनी हुई है, या पूरी लंबी दीवार बनी हुई है, तो आप उसमें 2 तरफ या 3 तरफ दीवारें नहीं बना के आप बनाना चाहते हो, तो फिर उसमें छेद क्या करें? तो छेद के लिए क्या करें? तो उसका तरीका है कि आप पाइप उसमें बीच में खड़ी कर सकते हो, जिसमें छेद करके, ताकि उसमें ऑक्सीजन अंदर हवा चली जाए। बांस होता है, बांस लेके बांस के छेद करके, बीच वाला भी छेद कंटिन्यू करके आप उसमें खड़े कर सकते हो। तो उसमें यानी कि पर्पस वही है सिद्धांत के हिसाब से कि आपने ऑक्सीजन उसमें देना है। तो ऐसे करके इसमें कई सुधार करते रहते हैं, और आप भी कर सकते हो। ऐसे बंद के नहीं रहना है आपने कि जी ये मैंने तो ऐसा लिखा हुआ पढ़ा था, मुझे तो विष्णु जी ने बताया था, मुझे तो वो रट्टा मार के ऐसा करना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर इनको सिद्धांत आपको मालूम है, तो आप इसमें अपनी परिस्थिति के हिसाब से, अपने मटेरियल के हिसाब से, अपने संसाधन के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो लोकेश जी पूरा हो गया है ये सेशन। इसमें मैं देखता हूँ कोई सवाल अगर इसमें आपके हैं तो चैट में, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आज की चैट में तो कुछ भी नहीं है, किसी मेरी का आवाज सवाल नहीं है आज।
तो अभी तो किसी हाँ के सवाल है तो हाथ खड़े करके, या आप परेश जी का अभी सवाल आया है। परेश अच्छा जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए परेश जी। नमस्ते सर। ये जो गोबर के कूड़े में से फिर वेस्ट डिकम्पोजर डाल के सड़ाते हैं, उस पर क्या हाँ जी, आपकी टिप्पणी है? बहुत अजीब ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया और ये मैं मिस कर गया था। अ, ये भी उसी सिद्धांत की वजह से है जो वेस्ट। पहली बात तो आपको समझना चाहिए कि वेस्ट डिकम्पोजर होता क्या है, इसमें क्या है। आपको पता है कि उसमें क्या होता है? हाँ जी। क्या उसमें होता जैसे है? जैसे सुना गया है, वैसे उन्होंने गोबर के कुछ जीवाणुओं से ही एंजाइम तैयार किया है, और वो बेसिकली कंपोस्ट करने के लिए, डिकम्पोस्ट करने के लिए ही वो जीवाणु है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया आपने कहा। असल में क्या होता है, जो देसी गाय होती है उसके गोबर से वो जीवाणु निकाले जाते हैं। वो इसलिए वो डाला जाता है ताकि, असल में ये जो बनाया था वेस्ट डिकम्पोजर, ये गोबर के लिए तो नहीं बनाया था, ये बनाया था जो भूसे को सड़ाने के, कि ताकि गाय जो जो अपना फसल का अवशेष होता है, भूसा होता है, उसको जल्दी कैसे सड़ाया जाए। तो उसमें जीवाणु, क्योंकि गाय के गोबर में तो देखो पहले से ही जीवाणु होते हैं। अगर गाय का गोबर आप डाल रहे हो तो, हाँ जी बिल्कुल राकेश जी, तो आपको समय देंगे, आप पूछिएगा इसके बाद में। तो उसमें जीवाणु पहले से ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर गोबर भी है और आपको नहीं डालना चाहिए, आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो आप डालते हो, तो एक तरह से आप जीवाणुओं की वृद्धि कर रहे हो। तो आप उसमें आप इंतजार नहीं कर रहे हो कि बाहर से कोई जीवाणु आएंगे वातावरण से, या गाय के गोबर में पता नहीं कितने जीवाणु थे वो मर गए, क्या हुआ। तो इसलिए आप वो जीवाणु उसमें डालते हो तो वो जीवाणु मल्टीप्लाई होते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वो उसको जल्दी बनाते हैं। तो इसलिए अगर वेस्ट डिकम्पोजर से ये आप उसमें डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही जो जीवामृत बनाया जाता है गाय के गोबर में गुड़ मिला के, बेसन मिला के, उसको भी अगर आप डालते हो, लस्सी, जो लस्सी होती है, लस्सी के अंदर भी बहुत अच्छे जीवाणु पाए जाते हैं। पुरानी लस्सी आप उसमें डालते हो तो वो भी आप जीवाणु वृद्धि कर रहे हो। तो ये तरीके हैं। तो वेस्ट डिकम्पोजर आप डालते हो तो वो खाद आपकी और जल्दी बनेगी और बढ़िया बनेगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन था या आपका कुछ और कोई शंका थी इस मामले में, वेस्ट डिकम्पोजर के मामले? हेलो हाँ जी, एक मिनट सर। एक मिनट एक मिनट। हाँ, परेश जी का प्रश्न पूरा हो गया कि नहीं? हाँ जी, हो गया हो गया, धन्यवाद, हो गया। ठीक है। ठीक ओके। ठीक है। हाँ जी, और अब अभी और क्वेश्चन आप चैट से उठाएंगे या आप उनको हाँ अलाउ करेंगे बोलने के लिए? लोकेश जी देख लीजिए। ये कुछ चैट में प्रश्न हाँ, है, पहले चैट। चैट वाला तो मैं खुद ही पढ़ लूंगा, आप चिंता मत करें। सुनीता जी ने हाँ पूछा हाँ। है पानी में गुड़ मिला के डालें तो क्या फर्क आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जो पानी में गुड़ जो होता है, वो एक तरह से जीवाणु का भोजन होता है। तो अगर आपके पास में, देखिए मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप खरीद के गुड़ डालें, और आप घर में तो डाल सकते हैं, लेकिन इतने बड़े किसान जब खेती करते हैं, टनों के अंदर जब वो खाद बनाते हैं, तो वो अपना गुड़, उनके पास तो गुड़ खाने के लिए भी पूरा नहीं होता है, तो वो अपना गुड़ क्यों खराब करें। हाँ, अगर आप गुड़ बनाते टाइम पे आपके पास में बेकार का शीरा है, वेस्ट है, उसको नहीं डालना है, उसको आप खाद में डालेंगे तो वो उससे जीवाणु खुश होते हैं, जीवाणु का भोजन होता है, उनकी वृद्धि बढ़ती है, तो उसका फायदा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपने जरूरी डालना ही डालना। काऊ यूरिन का रेशियो क्या है आदेश जी? काऊ यूरिन का ऐसा रेशियो तो मेरे ऐसे कोई मैंने पढ़ा नहीं है कि कोई फिक्स रेशियो होना चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना गाय का गोबर निकलता है, जितना गाय का यूरिन निकलता है, पूरा ही आप डाल सकते हैं, उसको आपने पीछे रखने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपने बाहर से लाने की। देखिए प्राकृतिक खेती का, सस्टेनेबल खेती का एक ये भी सिद्धांत होता है कि आपने जो है उससे काम चलाना है, सहज भाव से। आपने कोई बाहर से कोई चीजें एक्स्ट्रा नहीं लानी है। तो मेरी राय में, मेरे अनुभव के हिसाब से, गाय का जितना मूत्र आपका निकलता है उतना आप उसमें डाल सकते हैं। और बेसन देते हैं, बेसन भी इसीलिए देते हैं, बेसन इसलिए दिया जाता है कि उसमें
कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें भी शुगर होती है, हिडन शुगर होती है, लैक्टोज होती है, ग्लूकोज होती है, तो वो भी जीवाणुओं के भोजन का काम करते हैं। लेकिन ये घरेलू कचरे की जब हम खाद बनाते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब हम बड़े पैमाने पे गाय के गोबर की खाद बनाते हैं तो इनकी जरूरत नहीं होती, ये पैसे वेस्ट नहीं करते। हेलो, महेंद्र जी का सवाल है सर, कम समय में खाद बनाने की विधि कौन सी है? देखिए कम समय की 3 महीने देखिए लग जाता है। 3 महीने तो इसमें मोटा मोटा आमतौर हर एक विधि में लग ही जाते हैं। तो 3 महीने में तो ये नाडप की विधि से बनाते हो तो भी आपका लग जाएगा, आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हो तो भी आपका लग जाएगा। उससे ज्यादा जो जैसे घरेलू कचरे से आप बनाते हो तो वो 2 महीने में बन जाती है। अगर आप पूरा तापमान मेंटेन करें, पूरी ऑक्सीजन के लिए पूरी पाइपें लगा दें हवा के लिए, जो कंपनियां होती, खाद बनाने वाली कंपनियां होती, जैविक खाद बनाने वाली, वो अपना सेटअप रखते हैं। वो कल वाले सेशन में मैं कवर करूंगा। जैसे विदेशों में होती है, वो क्या करती हैं, वो जितना भी जो फसल अवशेष होता है, जितना भी शहर का कचरा होता है, वो सारा उसमें वो डालते हैं, लेकिन वो उसको लंबी कतार में डालते हैं। और वो उनके पास में मशीनें होती हैं, तो मशीनों से वो डाल देते हैं, इकट्ठे ढेर पे पहले इकट्ठा करते रहेंगे, फिर मशीन से उसकी वो रो बनाते हैं और उसमें हवा देने के लिए पाइप छोड़ देते हैं और बाकायदा पंप लगा के हवा भी उसमें ऊपर से प्रेशर से देते हैं। तो वो उस विधि से खाद जो है वो 2 महीने में बनती है। तो 2 महीने से कम ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे खाद बनती हो। और फिर वो क्या करते हैं, वो जो ढेर होता है उसको वो हर हफ्ते में उसको मिलाते रहते हैं, विंडरोल से मिलाते हैं। एक ट्रैक्टर के पीछे जुड़ने वाला एक मशीन होता है जो उसको मिक्स करती है, और एक पूरी विंडरोल भी आती है, वो उसके ऊपर से निकलती है, तो उसको वो मिलाते हुए आगे चली जाती है। बट उसमें भी 2 महीने लग जाते हैं। इससे 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 कोई और शॉर्ट तरीका मुझे नहीं लगा, और मुझे भी लगता भी नहीं है कि आप लोगों को भी कोई जल्दी विधि के चक्कर में कोई पैसे खर्च करने हैं या कोई आपने कोई शॉर्टकट करना है। ये प्राकृतिक नेचुरल है, उससे आप 3 महीने में अगर खाद आपकी बन रही है तो अच्छा है। एक फसल में आप 2 बार खाद बना सकते हो, तो इतने से उसका काम चल जाता है, फसल का काम चल जाता है। हेलो, थैंक यू सर। और हेलो, बोलिए कोई क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो, वरना मैं तो चैट में पूछ लूंगा। हेलो। हाँ जी राकेश जी, आप बोलना चाहें तो बताइए। हेलो हाँ जी, अभी है सर, तो कौन कर रहा है, अब बोलिए आप। सर मैं पूछ रहा था कि हाँ जी। अपन ये जो खाद बनाते हैं तो ये जमीन पे बनानी चाहिए या पक्की जगह पे बननी चाहिए? देखिए ये भी बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए निश्चित तौर पे जब खाद हम जमीन पे बनाएंगे तो उसके जो खाद का जो थोड़ा बहुत जो पानी है वो जमीन में चला जाएगा। तो एक तरह से जब खाद निकालेंगे तो वो उसमें कुछ पोषक तत्व की कमी होगी, क्योंकि वो कुछ पोषक तत्व पानी में घुल के नीचे चले। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्योंकि वो मिट्टी में चले गए हैं तो उस मिट्टी को भी खाद के रूप में निकाल के इस्तेमाल करते हैं। जी, तो आपने देखना है, अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो तो वो मिट्टी की बजाय उसके ऊपर आप ईंटों का पत्थर फर्श बना के या पॉलिथीन बिछा के उसके ऊपर बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर नहीं है आपके पास में तो, और आप नहीं करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, उस मिट्टी में 6 इंच 9 इंच 1 फुट तक भी अगर वो आपका खाद का पानी चला गया तो वो मिट्टी भी उपजाऊ है। वो जब खाद निकाल के उसके बाद में उस मिट्टी को भी आप निकाल के इस्तेमाल कर लो। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। बाकी नाडम विधि जो होती है उसमें वो नीचे फर्श पक्का ही करते हैं। अच्छा, दूसरा ये सर कि जो घन जीवामृत बनता है और ये खाद बनती है, इसमें फर्क रहता है पोषक तत्वों में? उसमें फर्क घन जीवामृत में मेरे ख्याल में कचरा नहीं मिलाया जाता है, वो खाली हाँ, नीम गोबर से। खाली गोबर से ही बनाते हैं। तो वो इससे थोड़े उसमें तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, थोड़ी वो स्ट्रांग होती है, उसमें नाइट्रोजन थोड़ी ज्यादा होती है। और बाकी ऐसा कोई उसमें वो नहीं है कि खाली आपने नेचुरल प्राकृतिक खेती में तो क्या होता है कि जो भी वेस्ट आपके पास में उसको अपने काम में लेना है।
तो आपने अगर आपके पास में घन जीवामृत आप बनाते हो और फिर अगर आप जो अपने कचरे को आप जलाते हो, तो मैं तो उस घन जीवामृत को सही नहीं मानता हूँ। फिर क्या फायदा हुआ उस घन जीवामृत का कि आपने कचरे को तो जला दिया, आपने वातावरण को प्रदूषित कर दिया। तो इससे बेटर है कि आप घन जीवामृत की आपको कम क्वांटिटी डालनी पड़ेगी और कचरे वाले बराबर हो जाएगा। और एक फायदा इसमें कचरे वाली खाद में ये रहता है कि इसमें क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में ज्यादा डालनी पड़ती है, तो आपकी जमीन में, आपकी मिट्टी में जो जैविक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ती है। और जैविक कार्बन हमेशा दिमाग में रखना, याद रखना कि वो जीवन है, वो एक तरह से मिट्टी का और मिट्टी के जीवाणुओं का जीवन है, उसका भोजन है वो। तो आपकी हर कोशिश होनी चाहिए कि जैसे तैसे करके आप अपनी मिट्टी में जैविक कार्बन आप ज्यादा से ज्यादा। तो विष्णु जी, हाँ एक जी, बोलिए। आपसे अनुरोध है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, अब आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो रही है। नहीं, तो रिकॉर्डिंग। हाँ, अब रिकॉर्डिंग आ रही है। तो अभी आप हाँ, मुझे बताएं कि जब मीटिंग को जो मैंने पॉज किया था अभी हाँ रिकॉर्डिंग जी, को। मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है। नहीं, अभी मुझे समझा दीजिए कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद में मैं सीधा लीव करूंगा तो बस हो जाएगा या अपना कवर हो आप जाएगा? कंटिन्यू। तो जलाने से ऑक्सीजन निकलती है नहीं, वैसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की बातें होती हैं। इवन कोई जो गाय का घी होता है उसको जलाने से भी ऑक्सीजन नहीं निकलती है। आप प्लीज इन चक्रों में मत पड़े। आप एक बेसिक प्राइमरी स्कूल की भी आप साइंस पढ़ें। किसी भी कार्बन को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, चाहे वो गाय का घी है, चाहे गाय का गोबर है, चाहे वो कुछ भी है। वो मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ही उसकी निकलती है। इसलिए आप ये नहीं इन चक्रों में पड़े। दूसरा, गोपाल सिंह जी पूछ रहे हैं, जनाब मैंने तो गोबर, गोमूत्र, दही, गुड़, पीपल की मिट्टी डाल बनाई, बहुत ही बिल्कुल आपने सही कहा जी। ये आपने गोबर, गोमूत्र, दही, गुड़ और बहुत कहा। देखिए वो तो अगर हो किसी के पास में तो अच्छी बात है, क्योंकि दही के अंदर, लस्सी के अंदर भी जीवाणु पाए जाते हैं। गुड़ जो होता है और जो बेसन होता है वो जीवाणु का भोजन होता है, उससे उनकी संख्या बढ़ती है। पीपल के नीचे की मिट्टी में बहुत सारे जीवाणु होते हैं। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि दही आप खरीद के उसमें डालें, गुड़ आप खरीद के डालें। इतना सब करेंगे तो आपकी वो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसलिए आपकी खाद सस्टेनेबल भी होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। और संदीप जी ने पूछा है गोबर की ढेर में वेस्ट डिकम्पोजर मिलने का तरीका क्या है और कितने। बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है आपने संदीप जी। जैसा मैंने बताया था कि गाय जो कुर्डी का जो ढेर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि पानी डाल के गीला रखना चाहिए। तो उस पानी के बदले में आप वेस्ट डिकम्पोजर को पानी में मिला के या गाय के मूत्र को पानी में मिला के या लस्सी को पानी में मिला के उसको डालते रहें। खाली पानी की बजाय आप वो मिला के डालते रहें, बस वही तरीका है और कुछ तरीका नहीं। वेस्ट डिकम्पोजर का तो आपको उसकी विधि में पता चल जाएगा कि वेस्ट डिकम्पोजर में कितना पानी डालना है। जो भी विधि के हिसाब से आपका पानी घोल बनेगा वेस्ट डिकम्पोजर का, उसी को आपने छिड़कना है। और कितना छिड़कना है कि वो बस गीली रहे, मतलब उसमें से पानी चूहे नहीं, लेकिन वो सूखी भी ना रहे, वो नमी उसमें बने रहे, इतना ही उसमें डालना है। कितनी मात्रा वाला ये मैंने आपका कवर कर दिया है। ये किलो वाला और उसके चक्रों में कभी मत पड़े आप। मात्रा मैंने आपको बता दी है कि आपको पता है कि 20 ml की वेस्ट डिकम्पोजर से 200 लीटर का आपका घोल तैयार हो जाता है। अब उस 200 लीटर को आपने इतना ही डालना है जिससे कि आपकी वो जो जो रूढ़ी की खाद है वो गीली रहे बस। कई बार क्या होता है कि आप में उसमें भूसा की मात्रा ज्यादा है, गोबर भी सूख गया है, तो आपको वो क्वांटिटी ज्यादा डालनी पड़ सकती है। गोबर पहले से ही गीला है और उसमें भूसा जो है वो भी थोड़ा गीला था, तो आपको वेस्ट डिकम्पोजर की मात्रा कम डालनी है। ऊपर से कोई बारिश आ गई, वो पहले से गीला हो गया, तो फिर उसकी क्वांटिटी आपको कम डालनी है। इसलिए क्वांटिटी के उस चक्रों में मत पड़े। आप सिर्फ इतना याद रखें कि उसको आपने गीला रखना है। और ये तो इसकी तरफ से तो हो गया जी। और बताइए किसी का क्वेश्चन अगर हाथ खड़े करके किसी ने पूछना हो और कोई रह गया हो
हाँ जी पवन जी, मैंने पालक पत्तों से खाद बनाई है। सिर्फ उनको ही खाद रूप में मिट्टी में मिला दें, ठीक रहेगा। सिर्फ पालक पत्तों से, खाली पालक पत्तों से आपने कैसे बनाया होगा? पालक पत्ते तो सिर्फ हरे होते हैं, खाली हरे पत्ते तो नाइट्रोजन युक्त होते हैं। तो आपने कैसे बनाई होगी मुझे नहीं मालूम, इतनी पालक कहाँ आपको मिल गई। हमें तो पालक खाने को ही पूरी नहीं मिलती है, और खाने से ज्यादा मिल जाती है तो हम तो पशुओं को चरा देते हैं। बट अच्छी बात है, आपने खाद बनाई है। तो कैसे, ये दो तरीके हैं। एक तो पालक के पत्तों को आप, पालक जो खड़ी पालक है उसको आप जमीन में जुताई कर दें, मिट्टी में मिला दें। दूसरा ये है कि उस पालक के पत्तों में आप काट के कुतर के मिट्टी मिला दें या सूखे पत्ते मिला दें, तो उसकी खाद बन जाती है, तो अच्छी खाद बनती है। ये कल फसल अवशेष वाले सेशन में मैं इसको कवर करूंगा कि आप बिना गाय के गोबर के भी खाद बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। उसमें ये आपका हरी खाद भी आ जाएगी और पत्तों वाली भी आ जाएगी और डेंचू वगैरह की सारी आ जाएगी। हाँ जी, और बताइए जी। बस इसमें तो हो गया है। अब किसी का क्वेश्चन अगर है तो आप बताइएगा जी और या पूछ लीजिएगा। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, एक ना आपने वो टच किया था थोड़ा सा इंदौर मेथड वाला बीच में। हाँ जी। सर उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैंने भी उसके बारे में सुना पड़ा था पहले भी, उसमें 3 पिट बनाते हैं वो, अच्छा जी। जिसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है और चढ़ाई उसकी शायद 5 फुट से ज्यादा ना हो, हाँ जी, और सही उसकी बात है। डेप्थ बोलते हैं शायद 3.5 फुट तक। हाँ जी। वो बोलते हैं अभी पहले एक पिट में आपने डालना है जो भी गोबर है या दूसरा जो सूखा है आपका मटेरियल, फिर 15 दिन के बाद दूसरी पिट में उसको डाल देना है, उसी को निकाल के, या अगले 15 दिन बाद तीसरी में। वो बोल रहे हैं अभी 45 दिन से 60 दिन में वो खाद तैयार हो जाती है। अच्छा जी। क्या ठीक है ये बात आपके मुझे हिसाब से? मुझे उसका, देखिए मुझे पर्सनल अनुभव नहीं है उसका। जी मैं उसको देख रहा था तो उसमें वही बताया था कि 9 फुट बाई 5 फुट बाई 3 फुट का गड्ढा उसमें बनाया जाता है, जी और उनकी परतें 2:1 के रेशो के हिसाब से परत डालते हैं उसमें, जी और 2 हफ्ते के बाद में उसको मिलाया जाता है, मतलब। जी तो वो डेफिनेटली वो वही, जैसे मैंने आपको बताया कि विदेशों में जो खाद बनती है या जो फैक्ट्रियों में खाद बनती है, जैविक खाद बनती है, उसमें भी आप अगर उसको मिला पाते हैं तो वो जल्दी खाद बन जाती है। तो हम्म ये इंदौर मेथड वाला भी एक उसी तरीके का है, अगर ऐसा कर पाते हैं। बट किसानों के पास में प्रॉब्लम यही रहती है, लेबर की रहती है, उसको कौन मिलाए, कौन डाले, हाँ, कौन करे, मुश्किल हो जाएगा। कौन करे। तो और कर सकते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा आता जी, है। तो और सर एक जो हाँ गोबर जी। क्या होता है, गोबर गैस वाला गोबर, वो ठीक रहता हाँ, है? बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ये एक मिस हो गया था हमारे से। जी ये मैं अभी 5 मिनट इसमें लगा लेता हूँ। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया कि गोबर का जो गैस प्लांट होता है, गोबर गैस प्लांट, उससे भी खाद बनती है। उससे खाली खाद ही नहीं बनती, उससे गैस भी बनती है, जो आपकी भोजन बनाने में, चूल्हा जलाने में, बिजली पैदा करने में, कोई मशीन को चलाने में भी काम आ सकती है। बहुत अच्छा एक पॉइंट उसमें ये आपने भी बताया। थोड़ा सा बताना, कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें वो रोबिक अनरोबिक वाला भी थोड़ा इशू रहता है ना उसमें, वो जो जीव होते हैं अभी पानी के कारण, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो दूसरी किस्म के होते हैं वो जो ऑक्सीजन के बिना हाँ, मतलब काम के। वो एनएरोबिक होते हैं। वो हाँ, उसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, वो बंद वाले होते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि वो ठीक नहीं होती खाद, क्योंकि नहीं, उसमें जो इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वो नहीं नहीं ऑक्सीजन वाले नहीं होते। नहीं, आप इसको पूरा समझेंगे तो पता चलेगा जी कि देखिए, वो जो जीवाणु क्या करते हैं, जो बिना हवा वाले, वो कोई खाद नहीं बना रहे हैं आपके लिए, वो हम्म तो गैस ही बना रहे हैं। आप उस गैस को इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद में जो स्लरी निकलेगी उसमें से, तो वो स्लरी तो आप जैसे गोबर को, उस स्लरी को आप सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आपकी खाद बन गई है। वो तो एक तरह का जैविक तत्व है, जैविक कार्बन है, एक तरह का गोबर है। उसको आप गोबर की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए वो जीवाणु वाली कंसर्न तो खत्म हो जाती है। तो इसकी पूरी विधि को मैं कवर कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ये बड़ा अच्छा एक किसानों के लिए बहुत अच्छा ये साधन है, क्योंकि किसानों को चूल्हा जलाने की भी जरूरत पड़ती है, लाइट जलाने की भी जरूरत पड़ती है, और जो और इसमें क्या एक बेनिफिट, एक वो बेनिफिट और रहता है, क्योंकि ये फर्मेंटेशन विधि से बनती है। तो इसमें जो कोई भी अगर खरपतवार जो पशु ने खाए हैं, जो खरपतवार पशु के गोबर में है,
तो वो फिर वो खत्म हो जाते हैं, फर्मेंटेशन के अंदर वो सड़ जाते हैं। तो वो जो इसकी स्लरी की जो खाद होती है वो आप जो है ना उसमें वो खरपतवार उगने का डर नहीं रहता है। तो इसके कई फायदे हैं। मैं तो ये कहता हूँ किसानों को कि आप किसी एक मेथड से बंध के नहीं रहें, आप खुद एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग मेथड लगाएं, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन से में आपको फायदा हो रहा है, फिर आप उसको कंटिन्यू करें। तो ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी खाद ही आप के लिए आप गैस प्लांट लगा लो, लेकिन आपको गैस प्लांट खाद के अलावा ऊर्जा के लिए चाहिए, आपको बिजली के लिए चाहिए, आपको चूल्हे के लिए चाहिए, क्योंकि आप महंगे सिलेंडर से गैस से खरीदते हो और उससे ये बेटर है और बड़ा आसान है ये। और तो इसमें तरीका क्या होता है, इसमें सिद्धांत तो आपने डिस्कस हो ही गया है। कि सिद्धांत तो ये होता है कि ये जो जैसे हमारे किचन के कचरे को सड़ाया जाता है, फर्मेंट किया जाता है एनाएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, बिना ऑक्सीजन के, वो गोबर को किया जाता है। और उस प्रोसेस में उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, और वो मीथेन गैस आपके जलाने के काम आती है। तो ये बड़ा एक आसान सस्ता तरीका है गैस के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि गाय के गोबर को पानी में मिला के, गाय का गोबर हो भैंस का हो, जितना गोबर है उतना ही पानी में मिला के, और उसको उस ड्रम के अंदर, उस टैंक के अंदर, पिट के अंदर डाल दिया जाता है, जो बिल्कुल बंद होता है। तो उससे क्या होता है कि वो शुरू में गोबर डालने के बाद में करीब 2 हफ्ते के बाद में वो पूरा फर्मेंट हो जाता है, उसमें से गैस बननी शुरू हो जाती है, और उस गैस के दबाव से जो गोबर है जो बच गया है स्लरी के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अगर वो आपने प्रॉपर डिजाइन से बनाया है। और डिजाइन से बनाना चाहिए। ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जितने भी कृषि विश्वविद्यालय है वो उसका आपको डिजाइन दे देते, वो नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से। जनरली क्या होता है कि एक गाय जो है वो आधा घन मीटर, एक पशु जो है वो आधा घन मीटर ये गोबर बनाती है। तो आपकी जो कैपेसिटी है उसकी 2 घन मीटर का बना सकते हो, 3 घन मीटर का बना सकते हो, 4 घन मीटर का, आप पशुओं के हिसाब से बनाएं। अगर आपके पास में 4 पशु है तो आप 2 घन मीटर वाला बना लें, आपके पास में अगर 6 पशु है तो 3 घन मीटर वाला बना लें, आपके पास में 2 ही पशु है तो 1 घन मीटर वाला बना लें। और ये जो गैस है, मोटा मोटा अंदाजे से, मतलब जितने पशुओं का वो है उतने ही मेंबर्स के लिए काफी है। अगर 2 पशुओं की आपने बनाई है, 1 घन मीटर वाली बनाई, तो 2 मेंबर की छोटी फैमिली के लिए वो गैस काफी है। अगर आपने 4 पशुओं वाली बनाई है तो वो 5-6 मेंबरों के लिए, 5 मेंबरों के लिए काफी है। तो इस विधि से ये बनती है। और फिर क्या करते हैं कि उसमें गोबर को, स्लरी को डालने के लिए या तो पाइप लगा देते हैं या सीमेंट का नाला सा, पतनाला सा बना देते हैं, और जो एक छोटा सा टैंक बना देते हैं। तो वो लेडीज जैसे ही अपना गोबर उसमें डालती है, उसमें पानी मिला के और उसको छोड़ दिया जाता है, तो अंदर आ जाता है और उसमें गैस बननी शुरू हो जाती है। और फिर उसके ढक्कन के टॉप के ऊपर, जो ज्यादातर ढक्कन उसका गुंबद के रूप में, गोल रूप में बनाया जाता है, तो उसके ऊपर जीआई की पाइप लगा के गैस को निकाल के आप सीधा चूल्हे में लगा सकते हो। तो ऐसे करके वो ये बनता है। बाकी कुछ महंगे टैंक वाले भी आते हैं, जो फ्लोटिंग टैंक के होते हैं, वो ऊपर तैरते रहते हैं, महंगे पड़ते हैं, उसको मैं नहीं उसको सजेस्ट करता। मैं तो ये वाले को ठीक मानता हूँ, जिसकी कीमत कोई 4-5 हजार रुपए पर 1 घन मीटर वाला बन जाता है, यानी कि 15-20 हजार में आपका बड़ा आराम से एक तैयार हो जाता है, 20 हजार। तो ये वाला ही तैयार करना चाहिए। जो इसके स्पेशल मिस्त्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो टैंक को गोलाकार शेप में टैंक को बना देते हैं, और नीचे भी गोलाकार रखते हैं, ऊपर भी गोलाकार रखते हैं, और उनको सब पता होता है कि वो कहाँ से उसका पतलाना छोड़ना है, कहाँ उसकी पाइप छोड़नी है, और वो बड़ा आराम से जमीन के अंदर ही बन जाता है और वो सक्सेसफुल रहता है। तो ये था। और उसमें जो स्लरी निकलती है, बात आती है खाद की गैस तो इसमें निकल गई, जो स्लरी निकलती है वो स्लरी भी बहुत बढ़िया होती है। उसको आप सीधा खेत के पानी में मिला सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं
कि उसको जैसी स्लरी निकलती है, गाय के गोबर से वो खाद बना रहे होते हैं, तो उसको भी गाय का गोबर की तरह समझ के उसको उसमें डाल देते हैं। कुछ लोग उसको क्या करते हैं, उसको सुखा लेते हैं, जैसे स्लरी आती गई उसको ऐसे बिछाते गए, वो सूख जाती है, तो सूखने के बाद में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो सूखते सूखते वो उसकी क्या है कि कुछ खाद उसकी बन जाती है, तो फिर इस्तेमाल हो जाता है। तो ये था गैस बनाने वाला जो एक अच्छा पॉइंट आपने बताया, हमने मिस कर दिया था। इसमें कोई क्वेश्चन हो या इसमें कोई दूसरा किसी का हो तो आप स्वागत है आप। तो जी खाद ये भी उतनी अच्छी होती है जो हाँ, दूसरे खाद उसमें इतनी अच्छी होती है। देखो, अच्छाई को आप कोई एक मापदंड में नहीं मान सकते हैं। उसमें एक अच्छाई जो मैंने बताई है कि उसमें खरपतवार जो है वो उसका कोई डर नहीं रहता है, और वो खाद अच्छी होती है। मतलब अगर तरल खाद के रूप में अगर आप मिलाना चाहें तो बहुत बढ़िया खाद होती है। अगर आपने सीधा ट्यूबवेल में या आपने उसको थाले में पानी में दे दिया तो स्लरी मिलती जाएगी पानी के साथ, आपकी सिंचाई होती रहेगी। तो उसके लिए बढ़िया खाद है, अच्छी खाद है। किसी भाई का कोई प्रश्न है? मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, जी हाँ, हाँ जी बोलिए, कोई किसी का सवाल है? हेलो, हाँ जी बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं राकेश मीना बोल रहा था मध्य प्रदेश से। हाँ जी बोलिए राकेश जी, आपका भी कुछ सवाल था शायद। जी, मैं ये कह रहा था, मेरे पास 3-4 भैंसें, 2 बैल और 3-4 गाय करके ऐसे 10-12 पशु हैं। हाँ जी, और जैसा अभी आपने बताया तो ढेरी लगाकर, जो हमारे इधर घूड़ा बोलते हैं, घूड़ा लगा हाँ देते जी, हैं और उसको साल भर के बाद फेंकने का रहता है। ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि उसकी प्रोसेस करने के बाद उसका उपयोग करें, ताकि रसायन जितना हो सके उसका कम उपयोग करना पड़े। हाँ जी, अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने कंपोस्टिंग की रेडी लगाते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट के लिए जो रेडी का आपने कल बताया था। बेड मतलब जैसे रेडी मतलब बेड। हाँ, बेड बनाने, जैसे आपने सीधा का सीधा जमीन पे बनाने के लिए बेड बताया था ना, कम खर्च वाला। हाँ जी बिल्कुल। ईंट आसपास लगा के, इस टाइप से हाँ मैं जी, उसको 1 माह के जो गोबर और अवशेष जो होते हैं उसको 1 माह के की रेडी लगा दूं। अच्छा, कहीं अलग उसको जहाँ इकट्ठा किया वहां से हटा के, और उसको अलग 1 माह के गोबर की और इनकी अवशेषों की रेडी लगा दूं। ठीक है। और इसके बाद वो जल्दी से जल्दी खाद कंप्लीट हो जाए उसमें, चाहे कि 3 महीने का आपने बोला ही है कि मिनिमम 3 महीने तो लगते ही हैं। हम्म। लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाली उसकी खाद बने, उसके लिए मुझे और क्या प्रोसेस करनी हो उसमें? देखिए उसमें और तो कुछ नहीं है। मैंने एक तो तरीका बताया था कि और जल्दी अगर आप बनाना चाहते हो जी, तो उसकी रो बना लें आप। जैसे जैसे आप एक लंबी रो आप बनाते जाएं, मतलब 5 फुट चौड़ा और 4 फुट हाइट तक का मैक्सिमम आप जी, डालते जाएं, और उसको गीला करते जाएं जब भी उसमें पानी की मात्रा उसमें कम हो जाए, और फिर उसको मिलाते जाएं। अगर, क्योंकि देखिए जितनी भी आपकी रूढ़ी की खाद होती है हम कभी उसको उसको मिलाते नहीं है, इसलिए टाइम उसमें ज्यादा लगता है कि उसको हम मिलाते नहीं है, बस वो छोड़ दिया, उसके बाद में वो 3 महीने के बाद में तैयार हो गया, साल के बाद तैयार हो गया। अगर आपको जल्दी चाहिए उसी सेम क्वालिटी की, तो आपको उसको मिलाना पड़ेगा, उसको मिला के दोबारा से ढेरी लगा दें, तो वही खाद आपकी 2 महीने में तैयार हो जाएगी। जी। तो और क्वालिटी के हिसाब से तो बराबर ही है, लेकिन टाइम उसका कम हो गया। जी, जी। आपका अ, वैसे पर्पस क्या था कि आप क्या चाहते हैं? आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं कि आप ज्यादा जल्दी चाहते हैं? आपका एम क्या है? नहीं, समय चाहे उसमें लगे ज़्यादा, लेकिन वो क्वालिटी उसकी अच्छी हो। जैसे कि आजकल डीकम्पोज़र का है, गो कृपा अमृतम जो है उसका है। डीकम्पोजर का मैंने बता दिया कि डीकम्पोजर का फायदा यही है कि वो जीवाणु आप उसमें डालते हैं, उससे जी, अलावा कोई उसका फायदा नहीं है। जी, कोई बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं है। डीकम्पोजर का सबसे ज्यादा फायदा होता है जब फसल को फसल अवशेष आपके खेत में पड़ा हुआ होता है, तब जी, उसमें आप जीवाणु डालते हो, या आपका खाली अवशेष की आप खाद बनाते हो, तभी उसका ज्यादा फायदा है। गाय के गोबर की खाद अगर बना रहे हो तो उस वेस्ट डिकम्पोजर का उतना फायदा नहीं है। जी, थोड़ा फायदा रहेगा कि जीवाणु उसमें ज्यादा आएंगे, और चूंकि आप वेस्ट डिकम्पोजर का जब घोल तैयार करेंगे तो आप उसमें बेसन भी डालेंगे, आप उसमें गुड़ भी डालेंगे, तो जीवाणुओं को वृद्धि में सहायक होता है, तो कुछ फायदा उसका रहेगा।
लेकिन इतना जरूरी भी नहीं है कि मतलब कि वो उससे कोई बहुत ही फर्क पड़ जाए, ऐसा कुछ जी सर। और इसमें मौसम से भी कोई अंतर आएगा क्या, जैसे कि बारिश के समय में या गर्मी के समय में या बिल्कुल सर्दी के बिल्कुल, समय? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, सर्दी में कंपोस्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जी क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं ये मतलब 30-40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उसको पसंद करते हैं, उसके अंदर ही ये ज्यादा वृद्धि करते हैं। तो और बारिश में क्योंकि नमी ज्यादा हो जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो डिस्टरबेंस हो जाता है, डूबना शुरू कर देते हैं, उसमें ऑक्सीजन के लिए जो गैप होते हैं वो भर जाते हैं। तो बारिश के अंदर भी स्लो बनती है, सर्दी के अंदर भी स्लो बनती है, गर्मियों में सबसे बढ़िया बनती है। बस यही ध्यान ये रखना है कि ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ऐसे खुला धूप में नहीं हो, इसलिए ऊपर से चाहे तो आप शेड से कवर करो, चाहे कोई पराली से फसल अवशेष से कवर करो, या कोई छींटा मार के नमी बनाते रहो, या पेड़ की छाया में बनाओ। तो लेकिन खाद गर्मियों में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी और सबसे तेजी से बने। जी सर, एक आखिरी सवाल। हाँ जी। अ, अगर आप बता दें तो, जैसे ये खाद जो आपने बताई है, या इसको 2-3 महीने में तैयार होने के बाद 1 एकड़ में इसकी क्या मात्रा हो कि उस जमीन को रसायन की आवश्यकता ना हो और फसल भी पर्याप्त अपना जो होता है वो रहे, उसका भी आंकड़ा? इसका देखिए ऐसा होता है कि बिल्कुल अगर जमीन आपकी, वो भी देखो जमीन पे डिपेंड करता है कि जमीन में ऑलरेडी आपकी कितनी ज्यादा रासायनिक खादों से आपने एसिडी बनाया हुआ है। वैसे तो 2.5 टन 3 टन प्रति हेक्टेयर काफी रहती है, यानी कि 1 टन, मोटा मोटा 1 टन 1 एकड़ के लिए काफी रहती है। लेकिन शुरू जी, में आपको 2 टन प्रति एकड़ आपको डालनी पड़ती है। मैं सर अभी फ़िलहाल मैं 1 एकड़ ज़मीन में बिल्कुल गो आधारित खेती कर रहा हूँ। 2 साल उसमें हो गए हैं, उसमें अभी तक कोई रसायन ना तो दवाई डाली है, ना मैंने कोई खाद डाला है। ठीक उत्पादन है। थोड़ा-सा कम हुआ है उसमें, लेकिन अच्छा मैं जी। समझता हूँ कि मेरे परिवार की और अपनी और जिनको भी वो अन्न खाने को मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उतना मेरे लिए काफ़ी है। तो उसमें आप देखिए कम से कम तो 1 टन तो आप उसमें आप डालिए डालिए एक फसल में, यानी कि साल में 2 बार, पूरे साल में 2 टन तो आप डालिए। जी, जैविक खाद का एक और बढ़िया इसका पहलू ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं कि आपके पास सपोज करो खाद आपके पास पशु ज्यादा है, खाद आपके पास ज्यादा पड़ी हुई है, जी, तो ऐसा नहीं है कि जी आपने 1 टन की बजाय 2 टन डाल दिया तो वो नुकसान करेगी, वो खेत में पड़ी रहेगी और वो जितना पौधे को चाहिए उतना पौधा ले लेगा। तो जी। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, आप 2 टन भी उसमें प्रति एकड़ डाल सकते हैं। उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये नहीं पता कि आपका कितना आप पैदा हो रही है। अभी तक 1 एकड़ में आप कितने पशुओं, कितनी खाद आप तैयार कर रहे हो? जी, अभी तक तो घन जीवामृत, जीवामृत यही डाले हैं। हाँ जी। मतलब कोई खास रूटीन वाली खेती अभी तक उसमें नहीं की है। बस ये है कि उसको नहीं डालता हूँ, उसकी पैदावार चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें रसायन नहीं डालना है, मैंने ये प्रण कर लिया है उस 1 एकड़ ज़मीन बहुत में। बहुत बढ़िया किया है। हमेशा ये ध्यान रहे खाद का, जैसे मैंने फायदे बताए थे जैविक खाद के, जी, अकेले पोषक तत्व की बात नहीं है। जी, वो जमीन को, कार्बन को बढ़ाता है, वो जमीन में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है, वो जमीन पौधों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए आप उसमें आप और ज्यादा डालने से मुझे पता है कि इतना ज्यादा भी नहीं डालेंगे आप, तो 2 जी, टन जो है ना वो आप 2.5 टन प्रति एकड़ भी डालेंगे, वहां तक कोई नुकसान नहीं करेगा। जी। जी सर, धन्यवाद। वेलकम जी। और देखिए कोई और किसी का हो तो, अभी तो टाइम काफी हो गया है। मैं रंजोत बोल रहा हूँ सर। एक मैं और पूछना चाहता था आपसे हाँ सर, जी। जैविक खाद का कुछ कमर्शियल लेवल पर भी स्कोप है, किया जा सकता है, जैसे आप बता रहे थे कि विदेशों में होता है? जैविक खाद का बहुत ज्यादा स्कोप है कि हम्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता जा हाँ, रहा है। देखिए, बढ़ रहा है उसकी डिमांड। मैं तो 17-18 साल में गल्फ में रहा, और हम्म, मैं यूरोप में, अमेरिका में काफी घूमा। तो वहां भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है कि जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और जितने भी फार्म शॉप्स हैं, फार्म शॉप्स का मतलब कि किसान ने खुद वहां जाके अपनी शॉप लगा दी, अपना डिस्प्ले लगा दिया मॉल के अंदर या अपनी अलग लगा दी, उसको जी, लोग उसको शौक से लेते हैं। महंगा
भी पे करने के लिए तैयार। हाँ, इंडिया में अभी तक ये है कि उसको हर आदमी उतना महंगा पे नहीं कर रहा है। जो शहर के लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो सेहत के नाम पे महंगा पे कर रहे हैं, लेकिन जो एक आम जो आदमी है उसकी ये टेंडेंसी है, वो हर चीज में सस्ता देखता है। तो इसलिए ये अभी इतना गांव में और छोटे शहरों में पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन ये दिनों जैसे लोगों को पता चलता है ऐसे ऐसे ये इसका प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे भी आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि कितनी भी दवाइयाँ, कितने भी हॉस्पिटल्स, कितना भी से फिर भी लोगों की जानें नहीं बची, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बढ़िया थी उनकी जो है ना उनकी जानें बची। और सबको ये अब समझ में आने लग गया है, थोड़ा बहुत भी जो पढ़ा लिखा है, कोई 5 क्लास पढ़ा है, थोड़ी सी साइंस को जानता है, तो उनको ये समझ में आ गया है कि जो खराब जीवाणु है, खराब वायरस है, बीमारी वाले वायरस हैं, उनको दवाई से ज्यादा जो अच्छे जीवाणु है वही उसको मार सकते हैं। तो इसलिए लोगों में ये इसका ऑर्गेनिक खाने का, स्वस्थ खाने का ये प्रचलन बढ़ा है और बढ़ेगा। तो स्कोप है, अच्छा स्कोप है, बढ़िया स्कोप है। एकदम से तुलना आपको नहीं करना चाहिए कि पहले साल में ही आप बराबर का उत्पादन देख लें। उत्पादन भले ही कम हो, आपको प्रॉफिट में कमी नहीं आएगी। प्रॉफिट में किसी वजह से थोड़ी कमी आ गई तो आप ये देखें कि आप पर्यावरण को बचा रहे हैं, आप स्वास्थ्य को बढ़ा रहे हैं, आप धरती माता को उपजाऊ बना रहे हैं। आप यूं सोचिए कि आप बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, आप अपनी जमीन में उपजाऊ बना रहे हैं, तो वो जमीन अगले सालों में जब आपको उपज देगी तो वो जी आपकी एवरेज बराबर कर देगी। तो जी इसलिए बिल्कुल। इसका स्कोप बहुत है और इसको लंबे रन पे आपने सोच के करोगे तो इसका फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ बिल्कुल ज्यादा भी मतलब खाद भी बनाई जा सकती है थोड़े से लार्ज स्केल पर कमर्शियली। बिल्कुल। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, बड़ा हैरान होंगे आप कि स्विट्जरलैंड जैसी देशों के अंदर उनका अपना कचरा उनको एनफ नहीं पड़ता है, तो दूसरे देशों से